रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं एक टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिमाग में चलता होगा कि सर, वो जो टॉपर है वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, वो टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं, टॉप 20 के अंदर आ जाते हैं, टॉप 50 के अंदर आ जाते हैं, तो ये कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो चलिए, आज इस सेशन के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो टॉपर की स्ट्रेटजी होती है वो होती क्या है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वो राइट पाथ में कर रहे हो, राइट रास्ते पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है वो कैसे पाथ से है, राइट पाथ की है या कहीं ना कहीं आपको वहां पे डिफिकल्टीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो चले, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि हमने इसको 11 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो स्ट्रेटेजी है इसको हमने 11 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले पॉइंट हमारे इसमें आ जाएगा अंडरस्टैंड दी सिलेबस। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सिलेबस ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जब भी आप कोई प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, सीएसआर नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, सेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है उसके सिलेबस को। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। विदाउट सिलेबस आप कोई भी प्रिपरेशन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है, कौन से टॉपिक है जो मैक्सिमम मार्क के लिए पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक है जो मिनिमम मार्क के लिए पूछे जा रहे हैं। तो पहले आपको समझना है कि अंडरस्टैंड दिस सिलेबस, आपका सिलेबस क्या है और आपको कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और कौन से टॉपिक को लेस प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा? द सेकंड पॉइंट इज दी वेल स्टडी प्लान, है ना। तो यहाँ पे क्रिएट दी स्टडी प्लान बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्टडी प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डे में आप कितना टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे, फिजिकल केमिस्ट्री को दोगे, जनरल एप्टीट्यूड को दोगे। तो यहाँ पे स्टडी प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा और सिर्फ पढ़ना ही शुरू किया और आपको पता ही नहीं कि इसको खत्म कब करना है, इस टॉपिक को हमें एंड कब करना है, और ये पता ही नहीं, तो आप उसको पढ़ते रहोगे और आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो स्टडी प्लान आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि कितने टाइम में आप टॉपिक को एंड कर सकते हो। एक अपने आप को आप टास्क दे सकते हो। तो यहाँ पे आप टास्क दीजिए अपने आप को, ठीक है। डेवलप वेल स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। तो यहाँ पे अगर स्टडी प्लान बनाओगे, मंडे को आपको क्या पढ़ना है, ट्यूसडे को आपको क्या पढ़ना है, वेडनेसडे को आपको क्या पढ़ना है, थर्सडे को आपको क्या पढ़ना है, फ्राइडे को, एक वेल स्टडी प्लान। और आपको टारगेट दीजिए अपने आप को कि मुझे ये टॉपिक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है और इतने बड़े टॉपिक को मुझे इतने टाइम में खत्म करना है। अंडरस्टैंड? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप एक प्लान बनाओगे नहीं, आप सही से सिलेबस को एंड नहीं कर पाओ। तो बच्चों हो जाएगा आराम से, आप समझिए बस कुछ कुछ पॉइंट्स जो आप लिख के रखिए अपने बुक्स के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या आते हैं? तो अब आपने ये तो समझ लिया कि प्लान बना लिया है, आपने सिलेबस भी देख लिया है, बट आपके पास होने चाहिए वेल क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स। वेल क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, अगर आपके पास वेल क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे? वेल क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स की मीनिंग है कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसी टाइप का आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे आप लिख भी रहे हो रिलेटेबल स्टडी मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये पता होना जरूरी है कि कहां से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, कौन सी रेफरेंस बुक से आपको क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं,
कौन सा स्टडी मटेरियल्स आपका सही है, कौन से स्टडी मटेरियल्स आपका सही है। और स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, आप देखिए कि उसके बेस पर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस बने हैं या नहीं बने। तो ये सबसे आइडेंटिफिकेशन है कि स्टडी मटेरियल अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो आप ये जरूर एक बार चेक किया करें अपने जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस रेगुलरली। आपने क्या किया है, आपने सिलेबस देखा है, आपने अपना प्लान बनाया है, ठीक है, आपने स्टडी मटेरियल देखा है, बट स्टडी मटेरियल तो किसी और की लैंग्वेज में था, बात समझ में आ रही है, किसी और की राइटिंग में था फॉर एग्जांपल, बट आपको क्या करना है, खुद की राइटिंग के अंदर खुद की सेल्फ नोट्स मेक करनी है उसमें से, क्योंकि आपका माइंड ज्यादातर उन चीजों को कैप्चर करता है जो आप खुद से लिखते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, पेन की बिना स्टडी इनकम्प्लीट है ना। जब तक आप पेन यूज नहीं करोगे तो आपकी स्टडी इनकम्प्लीट है। तो आपको स्टडी कंप्लीट करने के लिए पेन को यूज करना है, खुद की नोट्स मेक करना है, सेल्फ नोट्स। और सेल्फ नोट्स मेक करे बाद आपको रेगुलरली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब जो आपने नोट्स मेक किए है उसके बेस पर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने नोट्स बनाया हो, जो मैंने स्टडी मटेरियल पढ़ा हो, इस पर मेरे कितने परसेंट, 100% बढ़ रहे हैं, 80% क्वेश्चन बन रहे हैं, 50% ही क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। तो ये पता होना जरूरी है कि अब कहां पे मुझे और अपना 100% देना है, कि सिर्फ 50% ही बन रहे हैं तो फिर मैं और थोड़ी स्टडी अच्छे से कर लेता हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो रेगुलरली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस आपको बताएगी कि कहां पे आप कम पढ़ रहे हो और आपको कहां पे आप और आगे बढ़ना है, इसके लिए और क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, वो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस बताएगी। नहीं तो आप क्या करोगे, पूरा टॉपिक खत्म होगा बाद अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ है और कौन सा टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो पूरा कंप्लीट करने से यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी। इसलिए आप क्या करें, रेगुलरली प्रैक्टिस करो। जो भी आप टॉपिक पढ़े, आज आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक का एक पढ़ा है, इनऑर्गेनिक का एक पढ़ा है, या फिजिकल का एक पढ़ा है, तो उस टाइप उसमें से जो आपने टॉपिक पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के अंदर कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस द की सॉल्व एनी मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन में और किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या करना बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करना है जो भी आपके पास है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट बच्चों। नेक्स्ट क्या आपका, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप चाहो सिलेबस देख लो, कितना भी प्लान आपने बना दिया है, अपनी सेल्फ नोट्स भी मेक कर ली है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बट प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करनी है कि इतने क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व होने चाहिए, इतने क्वेश्चन इतने टाइम के अंदर सॉल्व होने चाहिए, ये टॉपिक इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपने टारगेट दिया कि नहीं 12 डेज के अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपने आपको टारगेट दे दिया है अपने प्लान के अंदर, तो वहां से मैनेजमेंट है। आपने आपको टारगेट ही नहीं दिया है और आप पढ़ते जा रहे हो, उसको 20 दिन भी हो गए, 25 दिन भी हो गए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते ही जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपके टाइम को मैनेज नहीं करेगा, फिर आपका सिलेबस भी प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगा, साथ साथ में आपको प्रेशर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे डेज एग्जाम डेज नियर आते जाते हैं एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सा टॉपिक आप इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को पहले आपको करना है, कौन से टॉपिक को बाद में करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को आप बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखें। टाइम मैनेजमेंट सेकेंड आता है, अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि 10 घंटे तक रेगुलरली बैठ जाते हैं, फिर 5-5 घंटे तक रेगुलरली बैठ जाता है, राइट, उठता ही नहीं। तो उसको ध्यान में रखिए, ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी जो ब्रेक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा अपनी स्टडी के अंदर जब 2 घंटे हो गए या 1.5 घंटे हो गया, आपको छोटा सा ब्रेक लेना है, रिलैक्स होना है, क्योंकि जितना आप रिलैक्स होकर स्टडी करते हो उतना माइंड आपका एक्टिवेट होता है, उतना रिकॉलिंग पावर आपका बढ़ता है।
और रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा तो आपकी प्रिपरेशन फास्ट होगी। नहीं तो आप क्या करोगे, प्रेशर के अंदर पढ़ोगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे आपको और उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे से फ्री रखना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान में रखिए, टेक ए ब्रेक। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको डायरेक्ट इतना टाइम तक अपने आप को वो नहीं रखना है, ठीक है, उसमें ब्रेक लेना है। 1.5 घंटा है, फिर ब्रेक लिया आपने 10 मिनट का, फिर स्टार्ट किया, फिर ब्रेक लिया, फिर स्टार्ट किया। एकदम से ऐसा नहीं कि बस प्रेशर के साथ इसको टॉपिक को खत्म करना ही करना है मुझे, ऐसा नहीं, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू टेक शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग द स्टडी सेशन। तो ये क्या करता है, अपने माइंड को बहुत ज्यादा हेल्प करता है आप रिकॉलिंग करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन से पॉइंट्स को हमें, आप कुछ भी करो ब्रेक के अंदर, आप क्या कर सकते हो भाई, ब्रेक के अंदर आप थोड़ा सा नैप ले सकते हो, थोड़ा सा सो सकते हो, ब्रेक के अंदर आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, ब्रेक के अंदर आप अपने दोस्त को कॉल करके बात कर सकते हो, तो थोड़ा सा फ्री, जिससे आपका माइंड उससे हटके कहीं और हो जाए। फिर ब्रेक हो गया आपका, फिर वापिस से आप आ गए। बट ऐसा भी नहीं कि आप शॉर्ट्स देखना शुरू कर दिए और 2 घंटे निकल गए और शॉर्ट्स देखना शुरू हो गया, है ना, दोस्तों से बात करना शुरू कर दिया, 2 घंटे हो गए और दोस्तों से बात ही करना शुरू हो गया, ये बड़ा ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक ब्रेक की तरह, यानी आपका माइंड जहां पे रिलैक्स हो सकता है उसको रिलैक्स करना है, फिर फर्दर स्टडी स्टार्ट करना। चलिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, रिवीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिवीजन। आपने अपनी सेल्फ नोट्स तो मेक कर ली है बच्चों, ठीक है, और आपने स्टडी प्लान भी बना लिया है, आपने सिलेबस भी देख लिया है, आपने ये भी देख लिया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। अब हमें रिवीजन करना है, क्योंकि जो भी आपने मेकिंग किया है, नोट्स मेक किया है, शॉर्ट नोट्स मेक किया है, सेल्फ नोट्स मेक किया है, उसको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़े, जैसे आज आप कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप इससे पहले आपने कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ था, उसका रिवीजन आपका होना चाहिए। वीक में एक बार तो रिवीजन हो जाए, मिनिमम वीक में एक बार, आपको नहीं हो सकता था 10 दिन में एक बार, आपको एक बार देखना तो भाई उस रिवीजन को, जो टॉपिक आपका हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, रेगुलरली रिवाइज व्हाट यू हैव इन द रेनफोर्स योर मेमोरीज। ओके, तो जो भी टॉपिक हो चुके हैं पहले, आपके जो भी टॉपिक हो चुके हैं, अभी जो पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो ये आप रिवाइज करिए, आप इसको टाइम, अपने टाइम शेड्यूल के अंदर, प्लान के अंदर ऐड करिए कि हाँ, ये टॉपिक जो हो चुका है, जैसे कोऑर्डिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, जीओसी आपका कंप्लीट हो चुका है मान के चले, ठीक है, और फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वो हर वीक में एक बार आप उसको देखना जरूरी है। वीक नहीं तो 10 दिन में एक बार आपको देखना जरूरी है, जो आपके माइंड को क्या करेगा, वापस से दिखाएगा, हाँ ये रिकॉल हो रहा है, मुझे रिकॉल हो रहा है, मैंने जो पढ़ा था मुझे वापस से याद आ रहा है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ रहा है उसका तो रिवीजन करना ही है, और जो हो चुका है उसका भी रिवीजन आपको करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करो, जरूरी नहीं है कि आपको लोग करना, बस शॉर्ट नोट जो आपने बनाई है, सेल्फ नोट जो बनाई है, उसका रिवीजन आपको करना है ना। तो ये ज्यादातर आपके टाइम को भी बचाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना पेड कोर्स में, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑफर है बच्चों, रक्षाबंधन ऑफर, जिसमें आपको ये कोर्स मिल रहा है ओनली ऑन 7874। अगर आप यूज करते हो NADEEF ये कोड को, तो आपको ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा, और साथ साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, यानी इसको हम पास बोलते हैं, है ना, पास 3 प्रो पास, यानी इसके अंदर आप अनलिमिटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है जो दे सकते हो आप, ठीक है, केमिस्ट्री के। तो मॉक टेस्ट भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जो आप दे सकते हो फ्री पास के अंदर, ठीक है। और कब तक इसकी वैलिडिटी है, जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी बच्चों, ठीक है, चाहे वो दिसंबर के अंदर हो, जनवरी के अंदर हो, फरवरी के अंदर हो, ठीक है। तो जब तक इसकी वैलिडिटी आपको रहने वाली है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी के मीनिंग हो रहे हैं बच्चों कि आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका माइंड स्टेबल जब भी होगा, आपका माइंड रिकॉल जब भी करेगा, जब आपकी डाइट अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर कोई बीमार है तो वो दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो बीमार नहीं होने के लिए हमें हमारी डाइट को फॉलो करना है, ठीक है। मॉर्निंग में जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, इस टाइम को आपको फिक्स रखना है, फिक्स रखना है, और फिक्स टाइम की वजह से आपकी क्या होगी,
सही डाइट भी फॉलो होगी, ठीक है। जो भी आप डाइट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इतना भी मत खा लो कि भाई नींद ही आ जाए, तो उतना एक लिमिट के अंदर आपको अपने आप को डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट अपने टाइम को मैनेज करेगा। मॉक टेस्ट क्या करेगा बच्चों, आपके टाइम को मैनेज करेगा। मॉक टेस्ट 3 आवर्स का आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम के जैसे मॉक टेस्ट देना है आपको। जैसे 120 क्वेश्चंस का है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनिक भी आ गया, उसके अंदर ऑर्गेनिक भी, उसके अंदर फिजिकल भी। तो 15 दिन या 20 दिन में एक बार ऐसा मॉक टेस्ट जरूर दें। जैसे कि आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, इधर आपके रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल आपके कंप्लीट हो गए, थर्मोडायनेमिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ग्रुप थ्योरी फॉर एग्जांपल कंप्लीट। तो इस पर आप मॉक टेस्ट दीजिए। इन सारा को मिला के एक मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। ऐसा मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके हिसाब से मॉक टेस्ट दीजिए। बट अगर हो सकता है कि आपकी 50% स्टडी हुई है, 50% रिमेनिंग है, तो जो 50% टॉपिक हो चुके हैं उस पर आपको मॉक टेस्ट देना है। कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट रेगुलरली, क्योंकि ये आपका आपकी एग्जाम कंडीशन के लिए बनाया, जो आप एग्जाम के अंदर आपका माइंड सही से चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में हमें कैसे रहना है। तो आप अपने आप को ऐसे ही टेस्ट देने पर मजबूर करें जो एग्जामिनेशन के अंदर होते हैं, तो उसका माइंड फिर उसके हिसाब से स्टेबल हो जाएगा बच्चों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट आपको जरूर लिखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरफाई योर डाउट्स। अब जो भी डाउट्स अगर आपको आते हैं बच्चों, जो भी डाउट्स अगर आपको आते हैं तो उस डाउट्स को आपको क्लियर करते रहना है। तो जो भी टीचर से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, जैसे मेरे टेलीग्राम बना है, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे कोई भी डाउट्स आए भेज सकते हो, ठीक है। तो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, आप भेजिए, ठीक है। आप ये सारे टीचर को मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हो अपने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाउट सॉल्विंग जरूरी है। आप जब तक आपके अंदर डाउट होगा तो सही कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर जाओ, कहीं ना कहीं गड़बड़। तो डाउट्स को क्लियर करिए, डाउट्स को क्या करिए, क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव। जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखोगे बच्चों, पॉजिटिव नहीं रखेंगे, सेल्फ बिलीव अपने अंदर नहीं रखोगे, सेल्फ बिलीव अपने अंदर होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डाउट आ जाएगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपको आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी रखनी है कि नहीं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, तो 100% मैं क्वालिफाइड कर लूंगा। यह है सेल्फ बिलीव। आपके अंदर सेल्फ बिलीव रखिए, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, ठीक है। ऐसे लोगों से भी बात मत करिए जो आपको निगेटिव करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है, सेल्फ बिलीव होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट हमारा आ गया है, रिमेंबर कंसिस्टेंसी, एफर्ट एंड डेडिकेशन द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी के साथ करिए। जितने मैंने 11 पॉइंट्स आपको बताया बच्चों, ये कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो हो गए ही तो इसका आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। कंसिस्टेंसी के साथ देखना, अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो 100% आप जरूर मुझे बोलेंगे कि सर आपने जो जो पॉइंट बताए थे ये हमारे लाइफ को कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, ये हमारी प्रिपरेशन को चेंज कर रहे हैं। तो आप जरूर इसको फॉलो करिए बच्चों, ठीक है। गुड लक विथ योर प्रिपरेशन बच्चों। अपना ख्याल रखें और अच्छे से जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपको टॉपिक में डाउट्स आ रहे हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में पुट करिए, मैं आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। होपफुली इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी देखने को लिए मिले। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।